हाँ, तो देखो, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें हमने एक सेक्शन कर लिया था जिसमें 41 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर, उसका हमने कर लिया था। कर लिया था। ओके। यस सर। अभी देखो, ये असर्शन रीजन टाइप के सवाल है, मतलब सारे जितने भी है ना क्वेश्चन, ये एम्स वगैरह में पूछे गए हैं। तो अब बताओ इसमें क्या क्या दिक्कत है। बताते चले जाओ कौन कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, बोलो कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए तुमसे। और फिर ये देखते जाना कि तुमने मतलब क्या किया था और हमें मतलब करना क्या चाहिए था। बताओ। बोलो। बताओ कौन से क्वेश्चन करने हैं। सर ये सर असर्शन रीजन वाली समझ में नहीं आए तो सर यही बता दो। सारे नहीं आए समझ में? सर इसके बाद वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो तो हो गए सर, ये सारे ही गलत निकले थे सर जब करे थे। सारे सारे गलत? अच्छा ठीक है, देखो सारे गलत हो गए। देखो, देखो इसमें क्या है ना, पहले असर्शन रीजन का मतलब क्या होता है। ये बोल रहा है कि एक असर्शन दिया हुआ है, मतलब कुछ दिया हुआ है स्टेटमेंट, और एक उसका रीजन दिया हुआ है। ये एक पहला वाला स्टेटमेंट है, एक लाइन है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है किसी के बारे में, और ये उसका रीजन है। तो तुमको इसमें से चूज करना है कि पहला ABCDE इसमें से क्या होगा। ठीक है, कि अगर ये असर्शन, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो जो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब दोनों सही तो हैं लेकिन रीजन इसका एक्चुअल में इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यही नहीं कि किसी और के बारे में लिख दिया। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि चिड़िया हवा में उड़ती है, ठीक है। अब मैं लिख दूं यहाँ पे कि हाथी जमीन पे चलता है, उसका रीजन, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ ना उसका। हाथी जमीन पे चलता है वो तो सही है, लेकिन चिड़िया हवा में क्यों उड़ती है उसका रीजन नहीं है ये। ठीक है। और यहाँ पे लिखा होता था कि अगर लिखा होता कि चिड़िया के पंख होते हैं, तो वो सही रीजन है। आया समझ में? तो हमको देखो, इसमें पहला ऑप्शन टिक करना है अगर दोनों सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन क्या है कि दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा क्या है, एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। चौथा है बोथ एसर्शन रीजन फॉल्स, दोनों गलत है। और आखिरी है कि रीजन सही है लेकिन एसर्शन गलत है। बस। अब देखो, तो मुझे लगता है तुम्हें इसी में दिक्कत हुई होगी, ये समझने में कि क्या करना है। वैसे तो कुछ नहीं है। इधर देखो, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45, इट्स रेंज इज मैक्सिमम। ये तो पता है ना तुमको, क्या बताओ ये सही है कि गलत है? सही है सर। सही है, हमें पता ही है कि रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है 45 पे। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो थीटा 45 रखोगे तो साइन 90 हो जाएगा, वो मैक्सिमम होता है 1। तो रेंज मैक्सिमम हो गई। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये इसने दिया हुआ है, फॉर मैक्सिमम ऑफ रेंज वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री शुड बी इक्वल टू 1। साइन 20 डिग्री 1 के बराबर होता है क्या? नो सर। देखो ये तो ठीक है और ये गलत है। ये नहीं होता, साइन 20 डिग्री 1 नहीं होता, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। तो उसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो सी हो गया इसका। ठीक है। यस सर। हाँ, ऐसे चूज करना है, बाकी और कुछ नहीं है। मतलब बिलाल, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्वेश्चन वैसे कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही थी या ये समझने में दिक्कत हो रही है कि ABCD कैसे मारना है?
इसका ना आंसर ए दे रखा है सर। ये तो मालूम था कि इसका रीजन गलत है, पर सर आंसर से थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। अच्छा, आंसर ए दे रखा है तो गलत है वो, इसको सी कर लो, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब आ जाओ अगले पे। असर्शन क्या है? अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या ये सही है कि यस अगर सर। वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन हो सकता है? जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन उसका जी होता है, कुछ होता है मतलब, तो ये ठीक है। अब रीजन इसका दिया हुआ है कि अ बॉडी इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। मोमेंटरीली का मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए, बहुत ही एक इंस्टेंट पे रेस्ट पे है, व्हेन इट रिवर्सेस इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। सही है। यस सर सही। अब बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ जाती है। मोमेंटरीली का मतलब हुआ कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए, जैसे हमने बॉल ऊपर फेंकी तो वो रेस्ट पे आ जाती है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बहुत ही छोटे टाइम के लिए आ जाती है रेस्ट पे, और उसके बाद उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये सही रीजन है, ठीक है। तब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी जब वो रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन उसका कुछ होगा। तो ये भी ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका हो जाएगा ए। सर इसका आंसर बी दे रखा है। बी दे रखा है? अच्छा, इसमें कुछ गलत दे रखे होंगे आंसर यार। हो सकता है कि मेरे से डालने में, आंसर डालने में दिक्कत हो गई हो। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा इसको, तुम करेक्ट करते जाओ उसको, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो। अब देखो, assertion: the driver in a vehicle moving with a constant speed on a straight road is in a non-inertial frame of reference। अच्छा, ये तुम्हें पता नहीं होगा ना, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल। मैं बता देता हूँ इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम वो वो जगह है जिसका एक्सेलरेशन जीरो है। जैसे तुम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो कि कोई गाड़ी चल रही है, कुछ हो रहा है, तो वो हो गया इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। अच्छा, तो तुमने जैसे ये किए थे, तो पहले का तुमने यही लगाया था, पहले का तुमने सी लगाया था इसका। यस सर। अच्छा, तो ठीक है, मतलब आंसर गलत दे रखे हैं, उस वजह से तुम्हें लगा कि गलत हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर लूंगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ड्राइवर इन अ मूविंग व्हीकल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड इज इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। क्या हो जाएगा बताओ? सोचो, आस्था बताओ क्या होना चाहिए। बोलो। सर दोनों गलत लग रहे हैं। हाँ देखो, ये तो गलत हो गया। इसने बोला है कि अब देखो वो स्ट्रेट लाइन पे गाड़ी है, वो स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि डायरेक्शन भी कांस्टेंट और स्पीड भी कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। तो अब इसका एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो कौन सा फ्रेम हो गया ये?
इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। और उसने बोला कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वो तो हो नहीं सकता, ये इनर्शियल फ्रेम है तो गलत है। अब इसका रीजन, इसने रीजन भी क्या देखते हैं हम, अ रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ आर एप्लीकेबल इज नॉन इनर्शियल। ये भी गलत हो गया। न्यूटन लॉज जो एप्लीकेबल होते हैं वो ऐसे फ्रेम से होते हैं जो इनर्शियल है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ये हम वैसे पढ़ेंगे न्यूटन लॉज में। न्यूटन लॉज कहां से लगते हैं, इनर्शियल फ्रेम से लगते हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से नहीं लगते। तो दोनों गलत होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या, इसका क्या हो जाना चाहिए, बोथ, डी हो जाना चाहिए। दोनों गलत, डी। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, सर सी। सी दिया है। अच्छा, सब गलत दे रखे आंसर, ठीक करने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ो। अब देखो एसर्शन क्या बोल रहा है, generally the path of a projectile from the earth is parabolic, but it is elliptical for projectiles going to a very great height। हाँ ठीक है, ये वैसे हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन का वो है ये टॉपिक, जिसमें पता चलता है प्रोजेक्टाइल जो है वो इलिप्टिकल पाथ पे चलता है। ठीक है, तो ये ठीक है। वैसे जो हम जैसे बोलना चाह रहे हैं कि जब हम धरती पे बॉल वॉल को फेंकते हैं तो वो पैराबोला पे जाता है, लेकिन जब जैसे कि हम बहुत ही ज्यादा, जैसे रॉकेट ही डाल दे कुछ, या मिसाइल डाल दे कहीं बहुत स्पेस में, तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। ठीक है, तो ये सही है। अब उसका रीजन दे रखा है अप टू ऑर्डिनरी हाइट्स। ऑर्डिनरी हाइट मतलब ये जो हम बॉल वॉल फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट रहता है। बट फॉर ग्रेट हाइट्स प्रोजेक्टाइल्स मूव अंडर अ वेरिएबल फोर्स। ये भी सही है, और तभी मतलब ये भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पैराबोला पे जब कोई बॉडी चलती है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। उसके लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए फोर्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो वही उसने बताया कि ऑर्डिनरी हाइट पे जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ज्यादा हाइट पे फोर्स वेरिएबल हो जाता है। तो इसका तो ए होना चाहिए। ठीक है, ये क्या दिया है, सर यही है इसका। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं ठीक कर लूंगा इसके आंसर की। ठीक है, आगे आ जाओ। assertion, two balls of different masses are thrown vertically upward with same speed, they will pass through their point of projection in the downward direction with the same speed। सही है, ये तो बिल्कुल सही है। ये बोल रहा है कि मास से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमने देख लिया है ना। दो बॉल हैं ए और बी, बोल रहा है कि ऊपर फेंका सेम स्पीड से तो फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सब कुछ सेम है इसमें। हाइट भी सेम होगी, वापस आने की स्पीड भी सेम होगी, टाइम भी सेम लगेगा, सब कुछ, क्योंकि मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सही है। बोल रहा है कि उसी पॉइंट से जहां से फेंका था उसी पॉइंट पे जब वो पास करेगा तो सेम स्पीड से करेगा। सही है। रीजन क्या है, द मैक्सिमम हाइट एंड डाउनवर्ड वेलोसिटी अटेन्ड एट अ पॉइंट ऑफ पोजीशन इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉल। बिल्कुल सही है, और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका भी। सब कुछ मास पे, मतलब कोई भी चीज निकालो आप, मास पे डिपेंड नहीं करती। जो भी चीजें हैं, वेलोसिटी और हाइट टाइम लगाओ। ठीक, अब देखो सिक्स, इन जेवलिन थ्रो द एथलीट throws the projectile at an angle
स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा पे वो फेंकता है। द मैक्सिमम रेंज डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये तो गलत हो गया, रीजन रीजन तो सरासर गलत है। जो मैक्सिमम रेंज है वो तो एंगल पे डिपेंड करती है ना। और जेवलिन थ्रो है, जेवलिन थ्रोज, एथलीट थ्रोज अ प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री से थोड़ा ज्यादा पे फेंकता है। उसका कुछ और रीजन होता है, उसकी कुछ ये होता है कि भाई थोड़ी बॉडी डायनेमिक्स होती हैं, उसकी वजह से एंगल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है। तो ठीक है, ये स्लाइटली मोर देन का मतलब ये हो गया 1-2 डिग्री या 2-3 डिग्री ज्यादा फेंकता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा फिर? असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो कौन सा होना चाहिए? सी। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ो। अच्छा, साथ ही है इसके अंदर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी may be zero when distance traveled by it is not zero। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कुछ नॉन जीरो भी हो सकता है, तो सही है ये। द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इज द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। नहीं, ये तो गलत है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नॉट द लॉन्गर डिस्टेंस। तो ये गलत हो गया, तो अब इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों भाई? ठीक है। यस सर। तो इसके अंदर जो करेक्शन है वो मैं कर दूंगा, आंसर की ठीक कर दूंगा। अब ये बताओ, सेक्शन 2 में आ जाओ, क्या है? सेक्शन 2 में बताओ कौन से क्वेश्चन नहीं हुए? सर सर सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। 6। सेकंड वाला। अच्छा, आयशा यस तुमने सर। आयशा का सवाल कर लिए सारे? सर जो वो वाले थे वो तो किए, ये वाले नहीं किए? इससे नहीं, ये वाले नहीं, असर्शन और ये असर्शन नहीं किए? क्यों नहीं किए? सर असर्शन समझ नहीं आते सर मुझे। अभी जो मैंने समझाया समझ में आया? हाँ कोई बात नहीं, तो समझने में है ही क्या। इसमें बस पढ़ना है कि असर्शन दिया हुआ है, उसका रीजन दिया हुआ है, ये उसका रीजन है कि नहीं है। असर्शन सही है तो ठीक है, तो रीजन देखो कि उसका सही रीजन दिया है कि नहीं दिया, ऐसे तो चेक करना है। समझ में गया? इसमें छोटे छोटे सवाल है, सुनो कुछ नहीं है। तो ये सर, वाले किए रीजन हाँ, रीजन उसका है या नहीं ये समझ में नहीं आता। यही तो सोचने वाली बात है। चलो कोई बात नहीं। वैसे तो असर्शन रीजन ही एम्स के सवाल थे, जो एम्स अब बंद हो गया। कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हो सकता है ना, देखो पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। इस बार नीट में थोड़े 5 सवाल ज़्यादा आए थे, ऑप्शन वगैरह हो गया था, तो कुछ भी हो सकता है भाई फ्यूचर में, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैंने डाल दिया सवाल। ये वाला सेक्शन किया आयशा तुमने? बताओ नहीं सर, क्यों नहीं किया? सर ये देखा नहीं, मुझे लगा दोनों सेशन में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे है? देखना चाहिए ना। हाँ भाई बताओ भाई, कौन सा सवाल? सेकंड, अब इसको कर लेना, ठीक है, खत्म कर लो उसको जल्दी से यार। सर सेकंड क्वेश्चन ओके पढ़ सर। दो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन, पार्टिकल रिवॉल्व्स राउंड अ सर्कुलर पाथ। देखो तरीके से करोगे ना क्वेश्चन, तब तुम्हें सारी चीज समझ में आ जाएंगी। पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, घूम रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे एक्सेलरेशन, ये सर्कुलर मोशन में तुमको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है सर्कुलर मोशन में? एक्सेलरेशन सर सर वी स्क्वायर अपॉन आर।
हाँ मान लो कि इसने बोला तो नहीं है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि क्या है। हाँ, एक एक्सेलरेशन ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल, और एक होता है टेंजेंशियल, तुमको तो सब बताया था, एटी। तो देखो, एटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी वी मॉड बाय डी टी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर बाय आर। तो देखो, इसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही मान लेंगे, क्योंकि इसमें टेंजेंशियल का कोई जिक्र नहीं है, यूनिफॉर्म वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मान लेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसमें जो स्पीड होती है कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। मतलब फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, क्या चीज कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो बताओ जाए, ये वी मॉड कांस्टेंट हो जाएगा, तो एटी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ एसी बचेगा। तो एसी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो एसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं। यस सर। और मास तो कहीं आ नहीं रहा, मास तो है ही नहीं, रेडियस ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, वेलोसिटी तो ऊपर आ रही है, और ए और बी, तो मतलब एक ही ऑप्शन है बी। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है। सर इसका आंसर शायद 2 का डी दिया है डी दिया हुआ है, हाँ तो सर। गलत दिया है। ठीक है, इसका बी होगा। सर 4th क्वेश्चन। फोर्थ, अब बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम इलेप्स, मतलब एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना तुमको, मतलब एक्स इक्वल टू के टी स्क्वायर, के टी क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैं के लगा सकता हूँ ना, एक्स इक्वल टू के टी क्यूब लिख सकता हूँ, ऐसे के कांस्टेंट है कुछ। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, 3 के टी स्क्वायर, सही है। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी बाई डी टी, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 6 के टी। तो देखो, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे जैसे मतलब लीनियर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी तो बढ़ेगा। तो कौन सा होगा भाई, कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, इंक्रीजिंग विद टाइम ही हो सकता है, सही है कि नहीं। टाइम बढ़ रहा तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है टाइम के साथ। क्यों, समझ में आ गया। यस सर आ गया। हाँ, तो क्या दिया है इसका, यही दिया है। यस सर इसका यही है बी। अच्छा, सर 6th। 6, a body is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height, मतलब जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का 3 टाइम्स है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, चलो बता देते हैं। देखो, आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और ये क्या होता है 3। एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। यू स्क्वायर तो कट गया, जी भी कट गया। अभी साइन 2 थीटा को तुम ऐसे लिख लो, 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है कि नहीं है। साइन 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 इंटू
साइन स्क्वायर थीटा। अब एक साइन थीटा तो कट गया, ठीक है, तो बचा क्या, टेन थीटा क्या आ जाएगा, 2/3, टेन थीटा 2/3 आ गया। तो कितना होना चाहिए अब ये, इसको कैसे निकालें फिर। अब देखो इसको निकालना तो ये तो नहीं पता चल पाएगा, ये इसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए। इसको तुम छोड़ सकते हो, ये पता नहीं क्यों पूछा गया था, हो सकता है उस टाइम पे कैलकुलेटर तो ऐसे कभी अलाउड ही नहीं हुआ। लेकिन अच्छा ठीक है, एक चीज मैं बताता हूँ, ये ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये 37 है और ये 53 है कुछ, तो हमें वो पता है कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, 3 4 5, ये ट्राइंगल, ये मैंने बताया था क्या, 37 53 कभी कभी याद कर यस लेना सर, चाहिए। हाँ, तो बताया। अगर टेन 37 क्या होगा, यहाँ से देखो, 3/4, टेन 53 क्या होगा, 4/3। अब देखो, टेन 37 कितना, 3/4 कितना होगा, पॉइंट पॉइंट सेवन, 0.75, ठीक है, और ये कितना है, 0.67। तो जो थीटा है हमारा जो आ रहा है वो 37 से भी कम होना चाहिए, क्योंकि टेन टेन 37 टेन थीटा जो है 0.6 आ रहा है और वो 0.75 से भी कम है, तो वो 37 से भी कम होना चाहिए। 37 से कम कौन से, ये दो हैं, और इन दोनों में से होगा कुछ, कितना हो सकता है, क्या दिया इसका, सर इसका तो डी है, सिक्स्थ का। बी दे रखा है, सर डी डी। डी दे रखा है। यस सर, 53 डिग्री। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे कैलकुलेशन हमारी गलत हो गई थोड़ी। अरे थी, साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसके नीचे 2 भी तो है, ये वाला 2, क्यों, यस सर, हाँ। तो अब कितना आएगा ये टेन थीटा, 4/3। ये 2 कैसे भूल गए हम, ये भी तो है, इसको वहां ले जाओगे तो 4 आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। वही मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे दे दिया इन्होंने। अब ये हमको याद होना चाहिए, टेन थीटा 4/3 क्या होगा, मतलब थीटा कितना होगा, 53, सर ये कि नहीं, 53। ये हो गया ये हो गया, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। हाँ, और बताओ। सर एट्थ वाला बता दो। 8, particle starts from rest and has an acceleration 2 for 10 seconds। रेस्ट से स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन उसका 2 है, 10 सेकंड के लिए, मतलब जाता है यहाँ पे 10 सेकंड हो जाते हैं, t = 10 सेकंड, t = 0 से। आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स फॉर 30 सेकेंड्स विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चलता है 30 सेकंड के लिए, मतलब यहाँ पे टाइम कितना हो रहा होगा, 40 सेकेंड, ठीक है। एंड देन अंडरगोज रिटार्डेशन एंड कम्स बैक टू रेस्ट। उसके बाद रिटार्डेशन होता है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इस तरफ कितना, 4, रिटार्डेशन 4 है, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, वो रुक गया फिर, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब कितना है, टाइम नहीं दे रखा, टोटल डिस्टेंस लेते हैं, पहले ये वाला निकाल लेते हैं, x1 ले लेते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सीधा लगाते हैं, x1 = ut + हाफ ए टी स्क्वायर, u0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना लगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 10 सेकंड, तो उसका स्क्वायर 100, 2 से 2 कट गया, 100 आ गया, तो 100 मीटर तो ये चलेगा पहले, उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन कितनी होती है स्पीड, यहाँ पे निकालते हैं, v1 ले लेते हैं, तो v1 = पहले वाले पार्ट से फाइनल वेलोसिटी जो होगी वही पूरे रास्ते भर ये इस वाले रास्ते में सेकंड पार्ट में होगी, ठीक है। तो v1 = u + at, पहले पार्ट से फाइनल वेलोसिटी क्या क्या होगी, u + at, तो u0 है, a कितना है 2 × t कितना है 10, 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां से लेके इसको ले लो, तो a, ये b ले लो, c,
तो बी से लेके सी तक पूरे रास्ते 20 मीटर पर सेकंड से जाएगा वो, तो स्पीड कांस्टेंट है। तो हम लगा सकते हैं ये x2 ले लो, तो x2 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तब लगा सकते हैं जब स्पीड कांस्टेंट हो। स्पीड कितनी है 20, टाइम कितना लगा 10 से 40 सेकंड तक, कितना लगा बताओ। बी से सी कितना टाइम लगा? सर 30 मिनट्स। 30 सेकंड है ना, हाँ सर 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकंड तो कितना हो गया ये 600 मीटर, तो ये 600 मीटर आ गया। अब हमें ये निकालना आखिरी वाला। ठीक है, आखिरी वाले में हमको क्या दे रखा है, हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, सी पे वेलोसिटी कितनी है बताओ जरा, सी पे वेलोसिटी बोलो, आयशा बताओ सी पे वेलोसिटी कितनी होगी। सर 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों बताओ क्यों, आयशा बताओ क्यों होगी। हेलो आयशा। यस सर। हाँ बताओ, सी पे कितनी वेलोसिटी होगी। कितनी होनी चाहिए, बोलो। उसने क्या बोला है कि पहले वो स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन से चला 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड हो गए यहाँ पे, उसके बाद ट्रेवल करता है 30 सेकंड और विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब यहां से लेके यहां तक 30 सेकंड लगाए उसने, और उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। मतलब बी पे जितनी स्पीड होगी उतनी ही सी पे होगी, सही है कि नहीं। यस सर। यस सर। सी पे कितनी स्पीड हो जाएगी बताओ। सर 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना, बी से लेके सी तक स्पीड, तो बी पे 20 है तो सी पे भी तो 20 होगी, तो यहाँ पे 20, ठीक है, मतलब v1 ही हो जाएगी यहाँ पे भी। अब उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो सी से लेके डी तक हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, आयशा बताओ। हमें क्या निकालना है x3, यहाँ सी से लेके डी तक कौन सी इक्वेशन लगाएं। बोलो। सर इसमें थर्ड इक्वेशन लगा लेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू 2a वन ले लो उसको, a1 x3। तो यहाँ पे देखो ये तो 0 है और ये कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 2, और रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, इंटू 4 x3, कितना आ जाएगा ये, माइनस माइनस कट गया, x3 की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर। अब सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, 600, 700, 750, ये हो गया, सही है। यस सर, यही आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बस एक क्वेश्चन लगा दिया तुमको और कुछ नहीं करना। और बताओ। सर 9th। At the uppermost point of a projectile, its velocity and acceleration are at an angle of क्या, अरे प्रोजेक्टाइल है ना ये, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सोचो क्या होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये पाथ ऑफ पार्टिकल है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट टू पाथ होती नहीं होती। यस सर। हाँ। तो ऐसे नहीं हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। यस सर। और एक्सेलरेशन किधर होता है, सर
एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जब हम हवा में बॉल फेंकते हैं, एक्सेलरेशन कितना होता है नीचे उसका? नीचे होता है। नीचे होता है ना, जी के बराबर यस एक्सेलरेशन सर। जी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री। बस, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और बोलो। सर 14। सर क्वेश्चन नंबर 12 भी बता दो। 12, अच्छा ठीक है। देखो, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर बॉल फेंका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ? स्पीड और टाइम का ग्राफ बताना है ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। मतलब एयर रेजिस्टेंस को तुमने ध्यान में रखना है। एयर रेजिस्टेंस मतलब हवा का फोर्स। हम जो इक्वेशन लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब लिखते हैं u प्लस ए टी, ए की जगह g आ जाता है माइनस जी टी, ठीक है। तो ये g कब लेते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये इक्वेशन तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? जब एयर इज नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस इज एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं हम। जब हम हवा में बॉल फेंकते हैं तो मानते हैं कि हवा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मानते हैं, ठीक है, जब इक्वेशन लिखते हैं तो। लेकिन वो बोल रहा है कि तुम मानो कि हवा हवा का फर्क पड़ रहा है, मतलब एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। हम जब इग्नोर करते हैं तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर दें, इग्नोर मतलब उसको मानेंगे है ही नहीं, तो हम ये इक्वेशन लिखते हैं। वो बोल रहा है कि एयर रेजिस्टेंस इज नॉट, इग्नोर मत करो, उसको कंसिडर करो। तो ये इक्वेशन हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं तो v और t के बीच में कैसा ग्राफ आना चाहिए? v और t के बीच में सर स्ट्रेट लाइन। बस। और अगर इग्नोर ना करें तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, सही है कि नहीं? अगर हम हवा को भी माने कि हवा मौजूद है, वो भी फोर्स फोर्स लगा रही है, कुछ कर रही है, तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कुछ और आएगा, सही है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो कौन सा होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ वेरिएबल होगा। तो कौन सा ग्राफ हो सकता है? ये एक ही तो है जो डी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता ना, ऊपर जाते हुए। ठीक है, यस सर। ये बात है। और बोलो। सर 14th। व्हेन अ बॉल with velocity v, it reaches a maximum height of h, one wishes to triple the maximum height। अच्छा, मतलब एक लड़का है जो कि बॉल फेंकता है v नॉट से। ये तो हो गया था, ये हो हो गया गया था, सर। सर अच्छा। और बोलो। 1 मिनट सर, देख पड़ेगा। सर 16th वाला। थे मतलब जो असाइनमेंट, इससे पहले वाला जो असाइनमेंट भेजा था वो किए थे, कर लिए थे तो? यस सर। नहीं, आयशा से पूछा।
हेलो अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही मेरी? सर अब आ रही है। हाँ मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी कब से। हाँ, तो तुमने इससे पहले वाला असाइनमेंट किया? हाँ सर। अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सर है, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो हुए नहीं। अच्छा ठीक है, तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो तुम क्या करना ना, इस ये जो असाइनमेंट है प्रीवियस ईयर वाला, इनको दोबारा करना, ठीक है? अभी तो तुमने शायद किया ही नहीं, तो उसको करना पूरा, फिर देखना कि, और टाइमर लगा के करना जैसा मैंने तुमको बताया था। तब जाके तुमको यस रियलाइज सर। होगा कि तुमसे कितने हो रहे हैं। तो बच्चों में ऐसा भी होता है कि बच्चों को लगता है कि हाँ हो जाएंगे, लेकिन जब करने बैठते हैं ना टाइमर लगा के, तो 20 में से 4-5 सवाल होते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं। तो तुम्हें रियलिटी पता चलेगी कि एग्जाम में क्या होने वाला है, उसको इम्प्रूव कर, ठीक है? जी सर। हाँ हाँ भाई बताओ, आज था बताओ, और कौन सा है? सर 16th। 16। A body is projected horizontally with the velocity इतना, ठीक है? बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका 4 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 0.7 सेकेंड्स विल बी नियरली, 10 ले लो इसको जी को। तो बोल रहा है कि देखो, किसी छत वत से हम फेंकते कर हॉरिजॉन्टली किसी बॉल को, तो वो कैसे जाती है? ऐसे जाती है, पैराबोला। ज्यादा बना दिया, पैराबोला जाएगी वो। क्यों भाई? तो यहां पे पहुंच के उसके पास उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंशियल। उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Vx, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा Vy, ठीक है? तो अब हमको Vx और Vy निकालना है। टाइम दे रखा है यहां से लेके यहां तक का 0.2 सेकेंड। हमें पता है कि हम बॉल को फेंकते हैं हवा में, हॉरिजॉन्टल 0 होता है और वर्टिकल में तो g के बराबर होता है। सही है कि नहीं? अब हम लगाएंगे इक्वेशन Vx इक्वल टू क्या लगा सकते हैं? Vx इक्वल टू ux प्लस axt। मैं तुमको बताया था, जब भी प्लेन में मोशन हो रहा हो, हम दोनों डायरेक्शन में इक्वेशन लगा सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उन डायरेक्शंस में, ठीक है? तो यहाँ पे ux कितना है? देखो, हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो यही ux हो जाएगा। और uy कितना हो जाएगा बताओ जरा, बिलाल बताओ uy कितना होगा? बिलाल। हेलो बिलाल, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आया। अच्छा बताओ, uy की वैल्यू क्या होगी? uy कितना होगा uy? आस्था बताओ। सर 2 sin 90। साइन 90। एक वेक्टर है ए, वो थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। सही है कि नहीं? यस सर। हमारा वेक्टर कैसा है? ये है ना, इस तरफ फेंका है ना उसने, इसी तरफ तो वेलोसिटी दी उसने u हॉरिजॉन्टल, तो थीटा कितना है? उसने हॉरिजॉन्टल में फेंक दिया, थीटा कितना हो गया?
0. तो फिर थीटा 0 नहीं होगा, तो cos 0, तो a cos 0 तो Yes, ये हो sir. जाएगा x, तो यू एक्स हो जाएगा 4√2 cos 0, तो cos 0 1 होता है तो 4√2 ही हो गया, और यू वाई कितना होगा 4√2 sin 0, 9, 0. तो कितना हो गया 0, sin 0 0 होता है। मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई वेक्टर है वो x डायरेक्शन में है तो उसका सारा कंपोनेंट x डायरेक्शन में ही हो जाता है। अगर कोई वेक्टर है x डायरेक्शन में तो सारा कंपोनेंट x डायरेक्शन में हो जाता है, यही ax हो जाएगा इक्वल टू ax, और ay की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर तुमने हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी दी है तो सारा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, x की वैल्यू वो u के बराबर ही रहेगी, यू बाई 0 हो जाएगा। सही है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. हाँ, तो इसमें रख दो, कितना हो जाएगा ये 4√2, और ax तो 0 है 4√2, तो vx की वैल्यू तो 4√2 मीटर पर सेकंड आ गई, और vy कैसे निकलेगा uy प्लस ए वाई इंटू टी, तो यू वाई कितना 0 माइनस ए वाई कितना है -g, नीचे नेगेटिव -g इंटू टी, टाइम कितना दे रखा है 0.7, 0.7, ठीक है। तो वी वाई कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है 10 ले लो, तो -7 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वी एक्स के साथ आई लगा दो, वी वाई के साथ जे लगा दो, सही है। तो 4√2i -7j। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वही तो बताना है हमको, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के साथ जो उसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 16√32 प्लस 49, कितना हो गया 49, 50, 81, √81 मतलब 9 मीटर पर सेकेंड। सही है कि नहीं, Yes, sir. ये हो गया। तो इसमें कुछ नहीं है, इक्वेशन लगानी है, v प्लस एटी दोनों डायरेक्शन, और उसके बाद वेक्टर निकाल के उसका मॉड ले लो, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? Sir, आ गया. हाँ, तो छोटी छोटी चीजें मैं तुमको बता चुका हूं, तुम भूल जाते। भूलो मत, जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा याद रखो, ठीक है। एक बार पीडीएफ है उसको दोबारा पढ़ लेना, लेक्चर मत देखना, क्योंकि लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, क्योंकि फिर टाइमर बाद ज्यादा होता है वीडियो देखने में। पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है सारी। और जो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो भी याद रखो, ठीक है। और बोलो, पढ़ो। Sir, 19. 19, particle, a particle is projected from the ground with an initial speed v at theta with horizontal. The average velocity of particle between its point of projection highest point, मतलब बोल रहा है कि उसने फेंका v वेलोसिटी से फेंका, और वो ऐसे करके गया कुछ टॉप थीटा फेंका, तो इनिशियल से टॉप मोस्ट पॉइंट तक एवरेज क्या बताना हमको, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Sir, displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ है बताओ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ होंगे, ये ले लो ए, ऊपर वाला बी ले लो, ये सी ले लो। इनिशियल पॉइंट होगा ए, वो बोल रहा है ना, बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जहां से फेंका है वहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, तो ए से लेके बी तक ही तो लोगे, क्यों, ठीक है कि नहीं।
यस सर ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, कैसे निकालेंगे? सोचो थोड़ा दिमाग। हमें क्या निकालना है? ए से लेके बी तक, ये ए बी डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यही है ना, ए और बी को, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए बी कैसे निकालोगे? ए बी का दिमाग लगाओ, सोचो कैसे निकालें। बिलाल बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ बिलाल। सर इसकी कंपोनेंट करेंगे अगर वेलोसिटी के। ए बी निकालने के लिए नो सर, ए बी तो सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकल सकता है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, तो ये क्या चीज है? ए से लेके सी तक क्या है? आर, रेंज है ना। यस सर हाँ। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा? इसको डी पॉइंट ले लो, तो ए डी कितना हो जाएगा? R/2। और बी डी कितना है? मैक्सिमम एच। तो ए बी क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल नहीं सकते? रूट ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बोल सकता हूं कि नहीं? बोलो। ए डी स्क्वायर क्या चीज है? R/2 का स्क्वायर ना, R²/4 प्लस बी डी स्क्वायर कितना है? एच स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू डाल दो, रेंज क्या होती है, सारी चीजें डाल दो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी का स्क्वायर। काफी बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। फिर मल्टीप्लाई 1/4 भी है नीचे, ठीक है। प्लस एच, एच कितना है? मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो काफी बड़ा हो जाएगा, मतलब यू स्क्वायर बाय जी कॉमन लेके बाहर, यू स्क्वायर बाय जी कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। और 4 भी आ गया नीचे से, 4 आ जाएगा, तो बाहर आ गया। और इस साइन 2 थीटा को लिखोगे 2 sin थीटा cos थीटा, तो रूट के अंदर हो जाएगा, वो भी बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा है, तो बाहर साइन थीटा आ जाएगा। या तो रहने दो, चलो। रूट अंदर क्या होगा? 4 sin² थीटा cos² थीटा प्लस की पर 4 थीटा। ठीक है कि नहीं? जो कर रहा हूँ कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं है, बस ये क्या होगा, से लेके बी तक रेंज का आधा, R/2 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। फिर उसके बाद फॉर्मूले वॉर्मूले डाल रहे हैं, बाकी सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। उसके बाद टाइम से डिवाइड, जो भी ए से लेके बी तक टाइम लगेगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लो sin² थीटा, तो क्या आएगा? ए भी आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। sin² थीटा कॉमन लो, तो साइन थीटा ही बाहर आ जाएगा ना। फिर sin² थीटा कॉमन लेके बाहर आएगा, तो साइन थीटा। रूट 4 cos² थीटा ऐसे लिख लिया, और फिर यहाँ पे जो sin² थीटा बचा उसको लिखा 1 माइनस cos² थीटा। अब ये कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g रूट 3 cos² थीटा प्लस 1।
ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब तुम वैसे तो ऑप्शन से ही पता चला 3 cos² थीटा प्लस 1 रूट के अंदर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यही आंसर हुआ। ठीक है, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, दिस डिवाइडेड बाय यहाँ तक का टाइम क्या होता है, पूरा टाइम कितना होता है, पूरा टाइम का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। सही है कि नहीं, टाइम ऑफ लाइट उस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसका आधा, तो इससे डिवाइड कर दो, u² sin θ/2g रूट 3 cos² θ प्लस 1 अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड करोगे आएगा 2 नहीं, u sin θ, क्योंकि आधा टाइम लेना है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट का पूरा टाइम है तो आधा टाइम कितना हो जाएगा, u sin θ/g। तो g कट गया, एक u कट गया, sin θ भी कट गया, कितना आ जाएगा u/2, ये ऑप्शन सी हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है, तो टिग्नोमेट्री लग रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी टिग्नोमेट्री तो तुमको आनी चाहिए। ठीक है, यस सर। हाँ, समझ में आए। यस सर, आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्योंकि देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट निकल गया मुझे पता चल गया कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट और टाइम कुछ आएगा, तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन एक ही है, 3 cos² θ प्लस 1। ठीक है, और बोलो, बिलाल समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, और बोलो भाई। सर 21st। 21st, ठीक है, what will be the ratio of speed in first 2 seconds to the speed in next 4 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब ये जीरो है, टाइम यहाँ पे जीरो है, तो पहले 2 सेकेंड में रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड, अच्छा ये एस क्या चीज है, रेशियो ऑफ स्पीड कहां से आ गई, नॉट, शायद ये शायद डिस्टेंस होना चाहिए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, शायद ऐसा होना चाहिए कुछ। क्योंकि स्पीड तो यहाँ पे अगर एस स्पीड है तो चेंज हो रही है, ये स्पीड है, स्पीड और टाइम, शायद यहाँ पे ना रेशियो ऑफ डिस्टेंस होगा, अभी देखते हैं चलो। 0 से लेके 2 सेकंड तक कितना होगा भाई डिस्टेंस, हमें पता है कि ये एरिया होता है, सही है कि नहीं, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मैंने तुमको बताया भी था, dx इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एरिया होता है, इंटीग्रेशन वी डी टी क्या होता है, स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, अंडर वीटी कर्व, तो इसके अंदर वीटी कर्व, वी मतलब स्पीड और टाइम का या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके अंदर जो कर्व आ रहा है वही हो जाएगा आपका जो एरिया आ रहा है कर्व के अंदर, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब या तो डिस्टेंस बोलो। ठीक है, एक लाइन पे चल रहा है, तो एरिया निकाल लो कितना होगा, ये वाला एरिया A1, और ये वाले एरिया को A1 क्या होगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू, अच्छा इसमें हाइट भी नहीं दे रखी यार, हाइट नहीं दे रखी, ठीक है कोई बात नहीं, हाइट कुछ ले लो, इसकी हाइट ले लो, एच ले लो, एच, ठीक है, एच ले लिया, इंटू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच, 2 2 कट गया,
A2 कितना हो जाएगा? A2 इज द एरिया, ये वाला मतलब अगले 4 सेकंड में, अगले 4 सेकंड में कितना? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 4, क्योंकि 2 से लेके 6 4 हो गया, इंटू हाइट कितनी h, तो ये 2h हो गया। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया h और 2h। तो फिर इसने अगर स्पीड पूछी है तो शायद एवरेज स्पीड होगी। चलो एवरेज स्पीड निकाल के देखते हैं। देखो अगर डिस्टेंस पूछा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, वो क्या होगा? h अपॉन 2h, तो 1/2। ठीक है, और अगर एवरेज स्पीड पूछी है, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड, वो क्या हो जाएगी? पहले वाले पार्ट के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? h अपॉन टाइम कितना लगा? 2। और उसके बाद इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस कितना है? 2h, और टाइम कितना लगा? 4। h और h कट गया, तो ये हो जाएगा 4/4, तो ये 1। तो रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड तो नहीं पूछा होगा, डिस्टेंस ही पूछा होगा, 1:1 तो कहीं है नहीं। क्या इसका आंसर? सर डी है? सर सी सी। रेशो सी? बोल। अच्छा, स्पीड, सी है, यही तो बात है, स्पीड तो चेंज हो रही है। एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस एज इंटू हाइट, 2h अपॉन 4, ये तो 1 आ रहा है। फर्स्ट 2 सेकंड में। एक मिनट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो देखूंगा मैं इसको, शायद इसका आंसर गलत होगा, या पता नहीं क्या होगा, शायद पूछा भी तो पता नहीं क्या है। रेशियो ऑफ, या तो एवरेज स्पीड बोलना चाहिए इसको। ठीक है, एवरेज स्पीड का रेशियो तो 1 आ रहा है, और या तो डिस्टेंस का रेशियो 1:2 आ रहा है। ठीक है, चलो देखूंगा मैं, कुछ गड़बड़ कर हो रखी है इस क्वेश्चन में, कुछ क्लियर नहीं कर रखा। ठीक है, मैं बता दूंगा इसको। और ओके सर। हो गया खत्म? यस सर, सर एक बस इतनी ही। हाँ बोलो बोलो। सर 22 बस। 22? अच्छा, a particle is projected with an angle of projection theta to the horizontal line passing through points P and Q। अच्छा, ये है P और Q, मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ। P और Q, इससे उसने फेंका ऐसे, ठीक है, थीटा पे, एंड Q, अच्छा पॉइंट्स P कॉमा Q, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, टू द पॉइंट PQ एंड QP, जैसे कि 1 2 और 2 1। ठीक है, और ये Q कॉमा P,
ठीक है। रेफर टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस कैन बी ट्रीटेड एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये क्या है ये? अच्छा, ये कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ दे रखा है, देखो इसमें एक पॉइंट है पी कोमा क्यू, दूसरा पॉइंट क्यू कोमा पी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, उसने बोला है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड एंगल थीटा तो हॉरिजॉन्टल लाइन passing through points PQ and QP refer to horizontal vertices treated as। तो फिर क्या बताना है इसमें? थीटा बताना है? ये भी इसमें क्लियर नहीं है यार। शायद ये एंगल बताना होगा। चलो ये एंगल निकाल के देखते हैं, ये एंगल कितना है। ठीक है, वैसे तो ये भी क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा ही लग रहा है। पता नहीं क्या पूछा है इसने, क्या बोला है। पूछा तो कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है, ये देखते हैं ये कितना हो जाएगा। अगर हम निकालें टेन थीटा तो ये कितना है? ये कितना होगा यार? ये हो जाएगा आपका क्यू क्यू। लेकिन ये सब तो नहीं पूछा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल रहा कि एक पार्टिकल को फेंका है, ठीक है। एक मिनट, एक पार्टिकल को फेंका जो कि थीटा डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब वो ऐसे करके जाता है, तो वो जाता है तो उस पॉइंट से पास करता है पी कॉमा क्यू, कहीं यहां पर होगा पी कॉमा क्यू, और दूसरा पॉइंट एक और है क्यू कॉमा पी, कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ठीक, अब हमें बताना है कुछ कुछ शायद बताना है। तो देखो, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ ऑफ पार्टिकल होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोला। और हमें पता है कि उसकी इक्वेशन होती है, पाथ ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन क्या होती है, याद है? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद है कि नहीं है? क्यों भाई? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हाँ, ये इक्वेशन होती है पाथो पार्टिकल की। अब वो बोल रहा है इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को फिर यहाँ डाल दो। पहले पी कोमा क्यू डालो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू इक्वल टू पी टेन थीटा माइनस जी पी स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डालो दूसरा पॉइंट क्यू कॉमा पी, तो P इक्वल टू क्यू टेन थीटा माइनस कितना हो जाएगा, जी क्यू स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे हमको थीटा निकालना है। कैसे निकालें? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कैसे डिलीट करें, क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमने क्यू स्क्वायर
इसको कैसे डिलीट किया जाए? अच्छा, तो चलो करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो क्यू स्क्वायर से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो पी स्क्वायर से। देखो इक्वल टू माइनस जी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू टेन थीटा माइनस जी क्या जी पी स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को तो क्या आएगा भाई, पी क्यूब, ये तो कट जाएगा माइनस करेंगे तो टेन थी, यहाँ आ गया और सर आपकी ब्रैकेट में वॉइस नहीं आ रही, बार बार कट रही है। हेलो, सर स्क्रीन भी नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? आस्था स्क्रीन दिख रही है? आयशा शायद तुम्हारा नेट ना स्लो चल रहा है, क्यों यस आस्था? सर दिख रही है। अच्छा, क्योंकि तुम्हारा ना मैं देख रहा हूँ कि हाँ, सर तुम्हारा देखिए बार बार ऐसी आ रही है। हाँ, तुम्हारा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ सर, वो इसलिए मैं रिज्वाइन कर रही थी बार बार। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, जो छूट जाएगा रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? तो देखो यहां पे हमने क्या किया ना, थोड़ा बड़ा सवाल है। हमने पाथ ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन लगाई है और उसके बाद ये पॉइंट्स उसमें डाल दिए, फिर यहां पे हमने क्या किया, इसको एलिमिनेट किया है, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है? तो कॉमन आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा P माइनस क्यू, पी क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, शायद यही है। एक मिनट, पी माइनस किसी का नेट बंद होने वाला है, वो मेरे को पता चल रहा, आवाज आती है ना वहां से एक कुछ। हम्म, तो ये वाला फॉर्मूला डालना है हमको, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब में कैसे डालें, पी माइनस क्यू, ऐसा कुछ करने पड़ेंगे। सर सर हाँ बोलो। स्क्रीन तो शो नहीं हो रही। एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही, नो सर। एक मिनट, सर मुझे लगा सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रही। सर अब मुझे दिख रही बस, है? हाँ सर अब दिखी अब दिखी। अच्छा, ये और ना भी दो
अभी अभी दिखी नहीं होगी, क्यों? पहले तो दिख रही होगी। हाँ सर, पहले दिख रही थी। स्क्रीन दिख रही है? सर हाँ दिख रही है। अच्छा, हाँ तो थोड़ा बड़ा सवाल है। इसमें क्या है, तुमको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो, इसका फॉर्मूला ये होता है, ए क्यूब माइनस क्यूब का फॉर्मूला। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हमने ये रख दिया इक्वल टू पी क्यू, पी माइनस क्यू टेन थीटा। अब देखो, पी माइनस क्यू तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू, ये आ जाएगा टेन थीटा। और देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा हो गया, बताओ। देखो, इस टाइप के सवाल थोड़े तो बड़े सवाल रहते हैं। कौन सा हो गया? सर फर्स्ट वाला ए। फर्स्ट हो गया, सही है। ये नो सर, अभी चेक नहीं किया मैंने। इसमें क्या है ना, थोड़ा फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और ट्रेजेक्ट्री लगानी है। देखो, थोड़ा बड़ा सवाल हो गया ना, ऐसे सवालों को कभी कभी हमें छोड़ना भी पड़ता है अगर टाइम ना हो तो। ऐसे लेकिन पेपर में एक दो सवाल से ज्यादा नहीं होते। ये सर इसका ए ठीक है, ही है। ठीक है, तो इसको देख लेना, एक बार दोबारा करके देख। पाथो पार्टिकल लगाया हमने, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स को रख दिया, फिर एलिमिनेट किया, टेन थीटा निकाला। ठीक है, और बोलो। सर हो गया बस। हो गए क्वेश्चन सारे अब? ये सर हो गए। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, प्रीवियस ईयर का तो पहला सेक्शन भी था ना, वो हमने कर लिया था। यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमने काइनेमेटिक्स खत्म कर लिया। आयशा, तुम भी कर लेना ये सवाल, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये बताओ कौन से सवाल रह गए थे तुम्हारे, कौन कौन से? ये सर पिछले क्या? वाले, इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे प्रीवियस ईयर में, जो पहला वाला पार्ट था जिसमें 40 थे। हाँ सर हाँ। कौन से? एक, एक मैं बता रही हूँ सर, एक मिनट। अच्छा, सर 10। बाकी लोग अब जा सकते हो, क्योंकि अब हम आयशा के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन। तो बिलाल, आस्था, अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हो, या उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ओके सर, आयशा थैंक यू। के सवाल बता रहा हूँ मैं। हाँ, ओके बाय। हाँ, तो तुम बोल रहे हो 10th ये वाला? जी सर। देखो, इसमें बोल रहा है कि एक्स और टाइम का कोई से रिलेशन रखा है। अब उसने पूछा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का एक्स क्या होगा, मतलब पोजीशन, व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या होगा, स्पीड निकाल लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स बाय 6/80। डी, 18t माइनस 3t स्क्वायर।
ठीक है, डिफरेंशिएशन जी तो सर। होना है, कोई दिक्कत तो नहीं है? 8 नहीं सर, 18 माइनस 60। नहीं नहीं, 3t स्क्वायर। वेलोसिटी नहीं कहा हमने, नहीं इसको नहीं, डिफरेंशिएट कर देना। इसको किया ना, x को हाँ हाँ डिफरेंशिएशन किया है, तो 18t माइनस हाँ थ्री हाँ टी। हाँ। अब उसने बोला है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम है कि नहीं? अब देखो तुम्हारे पास एक रिलेशन है v और t का, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैक्सिमा, मैक्सिमम, मिनिमा, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? किसको मैक्सिमम करना है हमको? किसको करना है मैक्सिमम? सर एक मिनट, स्क्रीन। जी मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम किसको करना है? मैक्सिमम किसको करना है? ये क्या बोल रहा है? स्पीड। मैक्सिमम क्या? स्पीड, मतलब v को मैक्सिमम करना है। तो अब क्या करो ना, पहले इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, v को दो डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई डी। क्या आएगा बताओ? 18 माइनस 60, सही है। 18 माइनस 60। अब उसको जीरो रख दो। ये तरीका है कि जब भी किसी को मैक्सिमम या मिनिमम ऐसा डालना हो, तो हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर देंगे उसको और उसको जीरो डाल देंगे। तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी बताओ? सर 3 सेकंड। बस 3 सेकंड आ गई, मतलब 3 सेकंड पे उसकी v की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, और वो v मैक्सिमम कितना होगा? पर डाल दो इस t के अंदर, 18 × 3 माइनस 3 × 9, सही है। 54 माइनस जी सर। 27, तो 27 मीटर पर सेकेंड। ये तो 27। मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड है। ठीक, लेकिन वो हमसे मैक्सिमम स्पीड नहीं पूछा, क्या सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो हेलो, अब आ रही है? सर आपके माइक में दिक्कत नहीं है, मेरे नेटवर्क में दिक्कत हो रही है। अच्छा, हाँ वही है, तुम्हारे नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है। कौन सा नेट यूज कर रहे हो? जियो। जियो वाला, मतलब मोबाइल पे? जी सर। अच्छा, नेट की दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अभी ठीक है? सर, या, सर मैं या टीकी तो को तुम, एक बार अपडेट कर लूं? नहीं अभी मत करो। तुम ना कहाँ पे बैठे हो, घर के अंदर नीचे बैठे हो क्या? जी। अच्छा, तो थोड़ा बाहर बाहर निकलने की कोशिश करो। जैसे छत पे चले जाया करो, या एक फिर बालकनी में आ जाओ, बाहर की तरफ आ जाओ थोड़ा। जी सर, एक मिनट। सर इतनी दिक्कत करता नहीं है, आज ही कर रहा है, पता नहीं कैसे। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ तो देखो उसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, पोजीशन बतानी है जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो। ठीक है, जी सर। तो मैक्सिमम स्पीड उसकी कब होगी, कितने टाइम पे होगी? 3 सेकंड पे। ठीक, यस सर। तो वो 3 सेकंड तुम कहां डाल दो, यहां पे, ताकि तुम्हारा एक्स निकल जाए, क्योंकि उसने पूछा ही पोजीशन है। अगर उसने मैक्सिमम स्पीड पूछा होता तब तो आंसर 27 हो जाता, मीटर पर सेकंड। हमसे उसने पूछा है पोजीशन बताओ जब पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड कितने टाइम पे होगी? 3 सेकंड पे। तो 3 सेकंड यहां डाल दो, एक्स निकाल लो। तो एक्स इक्वल टू 9 × ओके सर। 9 माइनस 27। 27। 81 नहीं, माइनस 27। हाँ 8 कितना हो जाएगा ये? 54। एक्स आ गया, ये हो गया ये। ठीक है, यस सर। बस। तो मैक्सिमम का थोड़ा पता चाहिए, जब भी किसी को मैक्सिमम निकालना है ना,
तो यहां से देख के पता नहीं चल रहा कि ये कितने टाइम पे v मैक्सिमम होगा, इसीलिए हमको डिफरेंशिएट करके जीरो डाल के टाइम निकालना पड़ता है कि इतने टाइम पे मैक्सिमम होगा, और फिर उस टाइम पे जो भी निकालना हो निकालते यस रहो। सर। हाँ ठीक है, और बोलो। यस सर। सर 15। width of the width of a river is 1 किलोमीटर, मतलब नदी है उसकी विड्थ वो d है 1 किलोमीटर की, और वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की वेलोसिटी मतलब v दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, 15 मिनट, 15 मिनट लगते हैं उसको शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, कुछ फॉर्मूला निकाला था शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। यस सर। मे बी d बाई रूट u d स्क्वायर इक्वल माइनस v स्क्वायर। शॉर्टेस्ट टाइम ये था, t इज इक्वल टू d बाई रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूँ, ये है कि ये थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है। शॉर्टेस्ट, एक मिनट, बोट कवर विड्थ इन शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ इसको मैं ठीक कर लूंगा। जो शॉर्टेस्ट पाथ से जाता है 15 मिनट लगते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन कुछ होता है ना, रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है u ना, स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यस सर। वी u वी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस यू। v स्क्वायर। हाँ हाँ, नहीं, नदी की वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, और बोट की वेलोसिटी v। हाँ वी थी, वी थी, तो ये लगा लो फॉर्मूला। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये है शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने के लिए जो टाइम लगेगा। तो यहां पे रख दो 15 मिनट, 15 मिनट है, हमें क्या निकालना है, यू निकालना, बाकी सब दे रखा है, ठीक है। तो 15 को पहले ना घंटे में कर दो, क्योंकि यस पर सर। आवर में दे रखा है ना, सब आवर में दे रखा है, तो घंटे में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे 15 को। यस सर। इक्वल टू डी कितना है, 1 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय रूट वी कितना है, वी तो दे रखा है, बोट की वेलोसिटी कितनी है 25 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये काट दो उसको, 4, अब इसको स्क्वायर कर दो, तो 1/16 इक्वल टू 1/25 माइनस यू स्क्वायर। तो 25 माइनस यू स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 - 16 कितना होता है 9, तो यू की वैल्यू 3 आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यस तो सर। कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जी में सर। गड़बड़ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम होता तो उसका अलग फॉर्मूला है, उसका है डी बाई वी, शॉर्टेस्ट टाइम मिलेगा। शॉर्टेस्ट पाथ से ओके जाने सर। के लिए 15 मिनट लगते हैं, हाँ, तो थोड़ा मैं ठीक कर लूंगा इसको, ठीक है। ओके सर। और बोलो। सर 24। बोल रहा टू पार्टिकल मास m and m are moving in a circular path having radius r and r, ठीक है। if their time period are same then the ratio of angular velocity will be, अच्छा देखो, दो पार्टिकल हैं, अलग अलग रेडियस पे घूम रहे हैं, ठीक है। एक का रेडियस मान लो छोटा आर और एक का बड़ा आर, ऐसे मान लो। अब बोल रहा है कि उनका टाइम पीरियड सेम है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, मैं इसको, टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर मारने का टाइम, एक एक रेवोल्यूशन घूमने का जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है। जी। तो सपोज ये जब ये वाला पार्टिकल यहाँ मान लो ए और ये मान लो बी है, ये ए वाला पार्टिकल जब पूरा घूम के आएगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, पूरा 2πr, 2 पाई। क्यों, हाँ। टू जी। पाई आर हो गया ना, तो टू जी जी। पाई आर डिस्टेंस हो गया, और उसकी स्पीड मान लो कि वी ए है, वी ए इंटू टाइम लगा उसको
टाइम पीरियड बोल रहा है, देयर टाइम पीरियड है सेम। अच्छा, टाइम पीरियड दोनों का सेम है तो हमने कैपिटल टी ले लिया टाइम पीरियड, ठीक है। यस सर। अब इस वाले का, इस वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ये जब पूरा चक्कर घूम के आएगा तो कितना चलेगा, 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू वी बी, उसकी वेलोसिटी होगी कुछ, स्पीड होगी, इनटू टाइम पीरियड, तो सेम ही है, सही है कि नहीं। अब डिवाइड कर लो उनको, सर। तो 2 पाई कट गया, टी कट गया, तो वी ए अपॉन वी बी कितना आ गया, आर बाय R/R। कैपिटल आर। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी का वो बताना है, रेशियो, v इक्वल टू आर ओमेगा, याद है कि नहीं है, एक फॉर्मूला होता है, सर्कुलर यस सर। मोशन में बताया था। हाँ, तो यहां पे रख दो, वी ए के लिए आर ओमेगा, तो इसमें रखेंगे आर इंटू ओमेगा ए अपॉन वी बी के लिए उसका रेडियस कितना, कैपिटल आर इंटू ओमेगा बी। वी इक्वल टू आर ओमेगा, हर पार्टिकल के लिए वी इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकते हैं, इक्वल टू आर अपॉन आर। अब ये तो कट गया आर आर, तो ओमेगा ए और ओमेगा अपॉन ओमेगा बी 1 आ गया। यस सर। फॉर्मूला ये भी होता है, मैं दूंगा 2 पाई बाय टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, मतलब टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच है। ये मैं तो ओमेगा भी, तो रेशियो बन हो जाएगा, ये मैं तो तुमको ऐसे समझाने के लिए किया, ठीक है। यस सर। इस फॉर्मूले को भी याद रखना, 2 पाई बाय टी, क्या टाइम पीरियड सेम तो ओमेगा भी सेम। यस सर, फिर टाइम इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा आ जाएगा। हाँ अगर अगर ऐसे T1 इज इक्वल टू T2 करके करें तो हाँ हाँ हाँ, फिर टाइम पीरियड ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा ना नहीं, फिर, मतलब। बस देखो, सिंपल, अगर टाइम पीरियड सेम है दो पार्टिकल का तो उसका ओमेगा होगा, टाइम पीरियड यस बराबर, सर। ओमेगा भी बराबर है, ठीक है। और बोलो। एक मिनट सर। सर एक बार 23 और बता दीजिए। 23, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड्स हैंड इन अ वॉच इज। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय यही है, टू अभी पाई बाय बताया, टी टाइम जी पीरियड। सर। तो जो सेकंड हैंड का मतलब क्या होता है, जो सेकंड वाली घड़ी, सेकंड वाली सुई है, वो पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लेती है, सेकंड वाली घड़ी, सेकंड वाली सुई और सर वो पूरा चक्कर 60 मारने में कितना है, सेकंड 6। सेकंड, 60 सेकंड, जी सर। 60 सेकंड में घूम जाती है ना वो, तो 2 पाई बाय 60 रख हम्म। दो यहाँ पे, खत्म कहानी, पाई बाय 30 हो गया, पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 अपॉन 30, तो लगभग आज 0.1 आ जाएगा कुछ, 0.1, खत्म, क्या है। ओके सर। ये बात है। और बोलो। सर इसके आगे के कुछ तो हो गए और कुछ रह गए जो मैंने अभी नहीं किए। अच्छा, तो कर लेना इसको, और वो भी कर लेना जो आज हमने किए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ट्राई कर यस लेना, सर। कोई दिक्कत होगी यस तो सर। फिर बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। थैंक यू लेकिन सर। घड़ी रखे, टाइमर रख के करने, हाँ हाँ। टाइमर। हाँ, जी सर। चलो, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।